Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is development of the urogenital system. तो डेवलपमेंट ऑफ यूरोजेनिटल सिस्टम में हम दो सिस्टम्स की बात करेंगे। एक होता है यूरिनरी सिस्टम और एक होता है जेनिटल सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास ये वाले कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहले किडनी, देन यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो जो यूरिनरी सिस्टम होता है ये हमारे पास पहले डेवलप होता है एज़ कम्पेयर टू जेनिटल सिस्टम, क्योंकि यूरिन की फॉर्मेशन फीटल लाइफ में हो रही होती है, जबकि जो जेनिटल सिस्टम होता है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसकी ज़रूरत बाद में यानी अडल्टहुड के अंदर पेश आती है। तो यूरिनरी सिस्टम की डेवलपमेंट हमें पहले चाहिए, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका मेजर कंपोनेंट हमारे पास यूरिन होता है, जो कि एम्ब्रियो को शॉक एब्जॉर्बेंस भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस यूरिनरी सिस्टम की डेवलपमेंट बेसिकली हमारे पास हो रही होती है इंटरमीडिएट मीजोडर्म के थ्रू। यानी जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म होती है, इंटरमीडिएट मीजोडर्म, यहाँ से हमारे पास बनता है ये यूरोजेनिटल सिस्टम। अब फोर्थ वीक के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट होती है न्यूरल ट्यूब, इसके नीचे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और हमें पता है कि दोनों साइड्स पर एब्डोमिनल एओर्टा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो लाइफ के अंदर हमारे पास दो एओर्टा प्रेजेंट होते हैं। अब ये वाली जो दोनों एओर्टा हैं इसके सामने जो मीजनकाइम पड़ी होती है वो वाली मीजनकाइम हमारे पास प्रोलिफरेट करती है। यानी ये दो एओर्टा के सामने जो मीजनकाइम पड़ी होगी ये प्रोलिफरेट करेगी। अब ये प्रोलिफरेट करके एक स्ट्रक्चर को बनाएगी जिसको हम बोलते हैं यूरोजेनिटल रिज। यूरोजेनिटल रिज, यूरोजेनिटल रिज नाम से ही जाहिर है कि ये यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल सिस्टम की डेवलपमेंट करेगा। अब ये जो यूरोजेनिटल रिज है ये आगे जाके प्रोलिफरेट करेगा और दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं? एक हमारे पास ये बनाएगा नेफ्रोजेनिक कॉर्ड और एक ये बनाएगा गुनेडल रिज। अब कैसे होगा कि ये हमारे पास वही न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट थी, इसके नीचे ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टास प्रेजेंट है। इसके अलावा ये वाले जो रिजेस बने हैं इनको हम बोलते हैं गुनेडल रिजेस। ये हो गया हमारे पास गुनेडल रिजेस। और इसके ऊपर जो हमारे पास मीजनकाइम प्रेजेंट थी वो हमारे पास बना जाएगी नेफ्रोजेनिक कॉर्ड्स। यानी यहाँ पे हमारे पास बन गया नेफ्रोजेनिक कॉर्ड्स। अब हम इसको बुक की डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो फोर्थ वीक के अंदर कुछ ये सीन हो रहा होता है कि हमारे पास ये प्रेजेंट है न्यूरल ट्यूब, इसके नीचे ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और साइड पे डोर्सल एओर्टास प्रेजेंट है दोनों साइड्स पे। अब यह डोर्सल एओर्टा के सामने जो हमारे पास हमारे पास जो मीजनकाइम पड़ी होती है वो प्रोलिफरेट करती है। इसकी प्रोलिफरेशन की वजह से क्या होता है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं यूरोजेनिटल रिज। अब इस यूरोजेनिटल रिज आगे जाके दो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, दिस स्ट्रक्चर इज द नेफ्रोजेनिक कॉर्ड, और इसके नीचे ये वाली डायग्राम में ये वाला जो स्ट्रक्चर इसके आगे दिखाया हुआ है, दिस स्ट्रक्चर इज द गुनेडल रिज। इस गुनेडल रिज और जो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड होता है इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं यूरोजेनिटल रिज। यानी यूरोजेनिटल रिज के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास नेफ्रोजेनिक कॉर्ड और एक होता है गुनेडल रिज। नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से ही बेसिकली हमारे पास यूरिनरी सिस्टम की डेवलपमेंट होगी और जो गुनेडल रिज होता है वहाँ से हमारे पास जो जेनिटल सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूरिनरी सिस्टम की डेवलपमेंट को। तो जब हम यूरिनरी सिस्टम की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो यूरिनरी सिस्टम को बनाते हैं? बेसिकली क्रेनियल टू कोडल, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हमारे पास 3 सिस्टम बनते हैं। जो पहला सिस्टम बनेगा वो सबसे क्रेनियली होगा, उसके बाद वाला उसके कोडली और सबसे बाद वाला सबसे कोडली लाइक होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोनेफ्रोज। प्रोनेफ्रोज। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं मीजोनेफ्रोज। मीजोनेफ्रोज। और उसके बाद जो हमारे पास आखिर पे स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं मेटानेफ्रोज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोनेफ्रोज की। तो ये जो प्रोनेफ्रोज होता है ये बेसिकली हमारे पास फोर्थ वीक की बिगनिंग के ऊपर बन रहा होता है। बिगनिंग ऑफ फोर्थ वीक के अंदर क्या होता है कि प्रोनेफ्रोज हमारे पास एक 7 to 10 सेल का एक क्लस्टर होता है जो कि प्रेजेंट होता है सर्वाइकल रीजन के अंदर। यानी सर्वाइकल रीजन के अंदर हमारे पास एक मैस ऑफ सेल क्लस्टर बनते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोनेफ्रोज। अब और ये प्रेजेंट होते हैं सर्वाइकल रीजन के अंदर। इसके अंदर से हमारे पास कुछ डक्ट्स निकलती हैं। अब ये वाली जो इसके अंदर से डक्ट्स निकलेंगी ये जाकर ओपन हो जाती हैं इनटू द चैम्बर।
हमने जब एलिमेंट्री सिस्टम की डेवलपमेंट की बात की थी तो हमने कहा था एक हमारे पास चैम्बर होता है जिसके अंदर एलेंटॉइज और हाइंडगट ओपन हो रहते हैं। उस चैम्बर को हमने कहा था क्लोएका। यानी ये वाली जो प्रोनेफ्रिक डक्ट्स थी ये जाके ओपन हो गई थी इनटू अ क्लोएका। और क्लोएका एक ऐसा चैम्बर होता है जहाँ पे हाइंडगट और एलेंटॉइज खुल रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो प्रोनेफ्रोज होता है ये डीजनरेट कर जाता है, लेकिन जो इसकी ये वाली डक्ट होती है ये परसिस्ट कर जाती है, ये परसिस्ट कर जाती है। और ये जो डक्ट होती है इसको हमारे पास ये मीज़ोनेफ्रोज यूज़ करता है। यानी ये जो परसिस्टेंट डक्ट थी प्रोनेफ्रोज की उसको यूज़ करता है हमारे पास ये दूसरा सिस्टम। यानी मीज़ोनेफ्रोज होता है ये हमारे पास जो प्रोनेफ्रिक डक्ट थी उसको यूज़ करते हुए इसके अराउंड जो मीज़ेनकाइम प्रेजेंट होती है उसके अंदर हमारे पास प्रोलिफरेशन करवाता है। इस प्रोलिफरेशन की वजह से हमारे पास मीज़ोनेफ्रोज की फॉर्मेशन होती है और जो इनिशियली हमारे पास प्रोनेफ्रिक डक्ट थी वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द मीज़ोनेफ्रिक डक्ट। अब कौन से रीजन के अंदर हमारे पास ये मीज़ोनेफ्रोज लाई कर होता है? बेसिकली जो इंटरमीडिएट मीज़ेनकाइम होती है इन द अपर थोरेसिक रीजन से लेकर अपर लंबर रीजन तक हमारे पास जो इंटरमीडिएट मीज़ेनकाइम होती है वो हमारे पास बनाती है मीज़ोनेफ्रोज अपर लंबर रीजन के अंदर। तो ये मीज़ोनेफ्रोज हो गया। उसके अलावा मेल के केस में बात करें तो जो मीज़ोनेफ्रोज होती है वो सेवरल डेरिवेटिव्स देती है, लेकिन फीमेल्स के केस के अंदर ये डिसअपेयर हो जाती है। 12th वीक के अंदर ये बेसिकली हमारे पास डीजनरेट होती है 12th वीक के अंदर। और जो मीज़ोनेफ्रोज होती है ये इसका जो कोर्डल पार्ट होता है ये हमारे पास इफरन डक्ट्यूल्स ऑफ टेस्टिस की फॉर्मेशन करवाता है। इफरन डक्ट्यूल्स ऑफ टेस्टिस। तो मीज़ोनेफ्रोज की कहानी ये थी कि मीज़ोनेफ्रोज ने प्रोनेफ्रिक जो डक्ट थी उनको यूज़ करते हुए उसके अराउंड जो मीज़ेनकाइम प्रेजेंट थी उसके थ्रू अपनी फॉर्मेशन करवाई और उसकी जो प्रोनेफ्रिक जो डक्ट थी उनको ही यूज़ किया जिसको हमने बाद में कह दिया मीज़ोनेफ्रिक डक्ट। अब ये वाली जो फॉर्मेशन हुई है ये हमारे पास अपर थोरेसिक से अपर लंबर रीजन के अंदर हुई है। 12th वीक के अंदर ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा जिसको हम बोलते हैं इफरन डक्ट्यूल ऑफ द टेस्टिस। अब ये जो इफरेंट डक्ट्यूल ऑफ टेस्टिस होता है ये बेसिकली हमारे पास कोर्डल पार्ट ऑफ द मीज़ोनेफ्रिक डक्ट से बन रहा होता है। उसके अलावा जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर हमारे पास ये मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स बना रही होती हैं उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस यानी जो ग्लोमेरुलस होता है उसकी फॉर्मेशन हमारे पास ये मीज़ोनेफ्रोज करवा रहा होता है। कैसे करवा रहा होता है उसको भी अभी हम देखेंगे। अब जो हमने कहा कि सर्वाइकल रीजन के अंदर हमारे पास ये सेल क्लस्टर था जिसको हमने कहा प्रोनेफ्रोज। इस प्रोनेफ्रोज के अंदर से जो डक्ट्स निकल रही थी ये इनको यूज़ करेगा हमारे पास मीज़ोनेफ्रोज। और मीज़ोनेफ्रोज की फॉर्मेशन के बाद हमारे पास जो प्रोनेफ्रिक डक्ट्स थी वो कन्वर्ट हो जाएंगी इंटू द मीज़ोनेफ्रिक डक्ट और ये जाके ओपन हो जाएंगे इंटू अ क्लोएका। और क्लोएका एक ऐसा चैम्बर होता है जहाँ पे एलेंटॉइस भी ओपन हो रहा है, उसके अलावा हाइंडगट की ओपनिंग भी हो रही है, क्योंकि क्लोएका का जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो यूरोजेनाइटल साइनस बनाता है और पोस्टीरियर पोर्शन हमारे पास रेक्टम और एनल कनाल की फॉर्मेशन करवा रहा होता है। तो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट जाकर ओपन हो जाएंगी इनटू द क्लोएका। उसके अलावा हमने बात की कि मीज़ोनेफ्रिक जो मीज़ोनेफ्रोज होता है वो फीमेल्स के अंदर टोटली डीजनरेट कर जाता है, जबकि मेल्स के अंदर इसका जो डिस्टल पोर्शन होता है यानी जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट का डिस्टल पोर्शन होता है वो इफरन डक्ट्यूल्स बनाता है टेस्टिस की। तो ये बात होगी हमारे पास मीज़ोनेफ्रोज की। प्रोनेफ्रोज 4th वीक के अंदर हमारे पास प्रेजेंट था, जबकि मीज़ोनेफ्रोज 4th वीक से 12th वीक तक प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेटानेफ्रोज की। अब ये जो मेटानेफ्रोज होता है इसको हम डेफिनेटिव किडनी भी बोलते हैं। ये हमारे पास अपेयर होता है इन द 5th वीक, यानी 5th वीक के अंदर ये हमारे पास मेटानेफ्रोज अपेयर होता है। अब जो किडनी होती है वो बेसिकली दो सोर्सेज से ड्राइव होती है, दो सोर्सेज से ड्राइव होती है। अब कौन कौन से दो सोर्सेज हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक सोर्स होता है हमारे पास यूरेटेरिक बड। अब ये यूरेटेरिक बड कहाँ से आता है उसकी भी बात करेंगे। और एक सोर्स होता है हमारे पास मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा। मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा। अब ये जो यूरेटेरिक बड होता है ये बेसिकली मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम होता है। मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम। उसके अलावा ये जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा होता है ये बेसिकली हमारे पास मीज़ेनकाइम से बनता है। अब कौन सी मीज़ेनकाइम से बनता है? जो हमने नेफ्रोजेनिक कॉर्ड पढ़ा था, जब हमने जो दूसरा सिस्टम पढ़ा था मीज़ोनेफ्रोज का, यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर बना था हमारे पास जो मीज़ोनेफ्रोज ने बनाया था इसको हम कहते हैं नेफ्रोजेनिक कॉर्ड।
इस नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन होती है इस मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा की, यानी जो इस मीजेनकाइम है ये बेसिकली आता है फ्रॉम द नेफ्रोजेनिक कॉर्ड, नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। इस डायग्राम को हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं मेटानेफ्रिक डक्ट। इस मेटानेफ्रिक डक्ट से एक डाइवर्टिकुलम अपेयर होता है, इस डाइवर्टिकुलम को हमने कहा यूरेटेरिक बड। अब इस यूरेटेरिक ये वाला हमारे पास था यूरेटेरिक बड, इसका एक आगे डायलेटेड पोर्शन। अब इस यूरेटेरिक बड के अराउंड हमारे पास आ जाता है मीजेनकाइम। ये मीजेनकाइम कहाँ से आएगा? ये जो हमारे पास नेफ्रोजेनिक कॉर्ड थे यहाँ से ही बेसिकली हमारे पास मीजेनकाइम आएगा जो कि इस यूरेटेरिक बड के अराउंड इसको सराउंड कर लेगा। अब ये जो यूरेटेरिक बड होता है ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मेशन करवाता है यूरेटर की, और जो हमारे पास ये मीजेनकाइम या जिसको हमने कहा मेटानेफ्रोजेनिक प्लास्टिमा, ये बेसिकली हमारे पास करवाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेवलपमेंट। तो हम किडनी की डेवलपमेंट को दो पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे, एक कोलेक्टिंग सिस्टम की डेवलपमेंट को पढ़ेंगे और इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। तो जब हम कलेक्टिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हमने कहा कि ये बेसिकली ड्राइव होता है फ्रॉम द यूरेटेरिक बड। यूरेटेरिक बड से ही बेसिकली हमारे पास कलेक्टिंग सिस्टम ड्राइव होता है, यूरेटेरिक बड। अब ये यूरेटेरिक बड हमने कहा कि जहाँ पे हमारे पास जो मेटानेफ्रिक डक्ट्स थी वो क्लोएका के अंदर ओपन हो रही थी। ये हमारे पास क्लोएका है, इस क्लोएका के अंदर जहाँ पे ये ओपन हो रही थी वहाँ से हमारे पास एक डाइवर्टिकुलम पेयर हुआ कुछ इस तरह से। तो ये वाला जो डाइवर्टिकुलम है इसको हमने कहा यूरेटेरिक बड। अब ये जो यूरेटेरिक बड है इसको हमारे पास ये आगे जाके प्रोलिफरेट करेगी और इसको हमारे पास सराउंड कर लेगा हमारे पास मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा। ये मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाएगा। ये यूरेटेरिक बड का जो स्टॉक होता है ये हमारे पास आगे जाके यूरेटर की फॉर्मेशन करवा देगा, यूरेटर की फॉर्मेशन करवा देगा। जबकि ये जो डायलेटेड पोर्शन है ये फॉर्मेशन करवाएगा रीनल पेल्विस की। रीनल पेल्विस में हमारे पास यूरिन कलेक्ट होता है, फिर उधर से यूरेटर के अंदर जाता है। तो ये डायलेटेड पोर्शन हमारे पास रीनल पेल्विस की फॉर्मेशन करवा देगा। अब ये जो इसका क्रेनियल पार्ट है इस बड का, यूरेटेरिक बड का जो क्रेनियल पार्ट है इसके अंदर हमारे पास कुछ ब्रांचिंग अपेयर होती है, यानी इनिशियली इस तरह से प्रेजेंट होता है लेकिन बाद में इसके अंदर कुछ इस तरह से ब्रांचेज अपेयर होती हैं। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं मेजर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस। उसके बाद क्या होता है कि जो इनिशियल 4 जनरेशन होती हैं हमारे पास इसकी, उनको हम कहते हैं मेजर कैलिसिस। इसके बाद इसके अंदर और डिवीजन्स होंगी, और डिवीजन कुछ इस तरह से होंगी कि आगे जाके कुछ इस तरह से बन जाएगा। इनको हम कह देंगे फिर माइनर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस। तो इनिशियली हमारे पास जो डिवीजन है उससे हमारे पास बने मेजर कैलिसिस, उसके बाद जो डिवीजन है उससे हमारे पास बन गए माइनर कैलिसिस। अब ये जो माइनर कैलिसिस हैं ये प्रेजेंट है अराउंड द, इसके अराउंड प्रेजेंट है मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा। तो ओवरऑल बात करें तो यूरेटेरिक बड से हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बन गए उनको देख लेते हैं। एक तो हमारे पास यूरेटर बन गया, उसके अलावा हमारे पास बन गया रीनल पेल्विस बन गया, ये वाला पोर्शन रीनल पेल्विस बन गया। इसके अलावा जो हमारे पास मेजर और माइनर कैलिसिस थे वो बन गए, मेजर और माइनर कैलिसिस। उसके अलावा जो हमारे पास 1 to 3 मिलियन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन भी इस हमारे पास यूरेटेरिक बड से हो रही होती है। अब जो हमने पॉइंट्स पढ़े उनको हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये वही हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट आ रही थी जो कि आगे जाके क्लोएका के अंदर ओपन हो रही थी। इस मीजोनेफ्रिक डक्ट से एक डाइवर्टिकुलम अपेयर हुआ जिसको हमने कहा यूरेटेरिक बड। इस यूरेटेरिक बड के अराउंड हमारे पास आ गया मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा। ये मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा आया था इस नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से। इस मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा इसने इसको सराउंड कर लिया यूरेटेरिक बड को। अब ये जो स्टॉक थी हमारे पास यूरेटेरिक बड की, इससे हमारे पास यूरेटर की फॉर्मेशन होगी, जबकि जो इसका डायलेटेड पोर्शन था यहाँ से हमारे पास रीनल पेल्विस की फॉर्मेशन होगी। ये आगे जाके डिवाइड हो गया, यानी ये जो डायलेटेड पोर्शन था इस डायलेटेड पोर्शन के आगे जाके डिवीजन की वजह से हमारे पास मेजर कैलिसिस की फॉर्मेशन होगी, ये हमारे पास मेजर कैलिसिस बन गए। और ये आगे जाके और डिवीजन दिखाएंगे जिसकी वजह से हमारे पास ये माइनर कैलिसिस की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब माइनर कैलिसिस आगे जाके जब डिवाइड होंगे तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बन जाएंगी। एक होती है हमारे पास स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ये वाली, और ये वाली जो कलेक्टिंग ट्यूब है ये हमारे पास है आर्च कलेक्टिंग ट्यूब। नेक्स्ट हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। अब ये वाली हमारे पास थी स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स और ये हमारे पास है आर्च ट्यूब्यूल जो हमारे पास यहाँ पे बनी थी। अब ये जो आर्च ट्यूब्यूल्स होती हैं इनके ऊपर प्रेजेंट होता है मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा।
अब क्या होता है कि ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स थी यानी आर्च कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ये अपने ऊपर मौजूद मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा को इन्फ्लुएंस करती हैं। क्या इन्फ्लुएंस करती है कि वो हमारे पास वेजिकल्स की फॉर्मेशन करवा दें, वेजिकल की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो वेजिकल्स की फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि ये वेजिकल्स नीचे की तरफ आकर हमारे पास ये कुछ इस तरह से एस शेप ट्यूब्यूल्स बना देती हैं, जिसको हम कहते हैं एस शेप मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। अब ये कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस करता है इसको, जिसकी वजह से वेजिकल्स बनते रहते हैं और ये नीचे की तरफ आकर ट्यूब्यूल की फॉर्मेशन करवा देते हैं। यानी यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि आर्च ट्यूब्यूल इन्फ्लुएंस करेगी मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा को, मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा से वेजिकल निकलेंगे, वेजिकल नीचे की तरफ आकर फ्यूज़ कर जाएंगे जिसकी वजह से ट्यूब्यूल्स बन जाएंगी। फिर जो ट्यूब्यूल्स होंगी वो आगे जाकर दोबारा से इस आर्च ट्यूब्यूल को हमारे पास इन्फ्लुएंस करेगी, यानी ये रेसिप्रोकल एक दूसरे को क्या कर रही होती हैं, इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। तो कंटिन्यूसली हमारे पास ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस ट्यूब्यूल का जो सबसे शुरू वाला पोर्शन होगा वहाँ पे हमारे पास ग्लोमेरुलस आ जाएगा। ग्लोमेरुलस आएगा तो हमारे पास यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल की भी फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि जब इसकी कैविटी के अंदर ऐसे बोमेंस कैप्सूल आएगा तो ऐसे आर्च लाइक पोर्शन बन जाएगा जिसको हम बोल देते हैं बोमेंस कैप्सूल। तो ये फर्दर इलोंगेट करता जाएगा जिसकी वजह से हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है ये हमारे पास जाके इन आर्च ट्यूब्यूल्स के अंदर ओपन हो जाता है। तो ये हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को देख लिया। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि बर्थ के टाइम जो किडनी होती हैं वो लोब्यूलेटेड होती हैं, लेकिन बाद में ये लोब्यूलेशन ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है? क्योंकि हमारे पास जो ग्रोथ ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है और जो किडनी का इंटरस्टिशियम होता है उसकी ग्रोथ की वजह से हमारे पास ये लोब्यूलेशंस खत्म हो जाती है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि नेफ्रॉन्स फॉर्म होती हैं एट द अंटिल बर्थ, यानी बर्थ के बाद कोई भी नेफ्रॉन की फॉर्मेशन नहीं होती, और बर्थ के टाइम हमारे पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं ईच किडनी के अंदर, और जो यूरिन प्रोडक्शन होती है वो 12 वीक के अंदर शुरू होती है, और जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं वो 10 से 18 वीक तक प्रोलिफरेट करती हैं। ये हमने बात कर ली किडनी की डेवलपमेंट की। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम पोजिशनल चेंजेस ऑफ किडनी को देखेंगे। लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।